नमस्कार मित्रों, आज रविवार है और हम में से अधिकतर लोग आज छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन ईडी प्रवर्तन निदेशालय आज छुट्टी नहीं मना रहा है। आज सुबह से ही खबर है, प्रवर्तन निदेशालय शिवसेना सांसद संजय राउत के घर की तलाशी ले रही है एक पुराने मामले में। और आज एक बार फिर ये सवाल जिंदा हो गया है कि क्या ईडी का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए कर रही है ये सरकार, मोदी सरकार। क्योंकि हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो इस तरह के आरोपों की एक तरह से झड़ी लग गई है और इन आरोपों पर सत्ताधारी पार्टी ये कहती है कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए, कानून अपना काम कर रही है, और विपक्ष में इस तरह की बौखलाहट, गलत को छुपाने की कोशिश है। अगर वो सही है, अगर वो सच है तो सामने आना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि ये ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है और सत्ताधारी पार्टी ईडी का इस्तेमाल अपने विरोधियों को दबाने के लिए कर रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारियां कर रही है, जगह जगह पे ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिससे अपने कार्यकर्ताओं में मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रही है पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल पटना में थे, रोड शो कर रहे थे। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, दूसरी तरफ इस तरह के एजेंसियां विरोधियों को एक एक करके उनके बारे में ऐसी जानकारी लेकर सामने आ रही है जो पुराने केसेस हैं उन पर कार्रवाई करके क्या सरकार की मंशा को पूरा कर रही है, क्या सत्ताधारी पार्टी के इरादे मंसूबे के अनुसार जनता में उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। ये सवाल आज इसलिए प्रमुख हो गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तौर तरीका, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने का तौर तरीका यही बताता है कि एक तरफ उनकी तैयारी मुकम्मल हो। हम सब तारीफ भी करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव को लेती है, जिस स्पिरिट से लेती है, किलर स्पिरिट से लेती है, किलर इंस्टिंक्ट के साथ काम करती है अपने चुनाव अभियान को आगे करने के लिए, अपने जनता से कनेक्ट करने के लिए। लेकिन क्या लोकतंत्र में विपक्ष को इस तरह से जनता के बीच में अलोकप्रिय करके सत्ताधारी पार्टी कोई बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र कर रही है? ये सवाल भी उठता है। और आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो आरोप है जो विपक्षी दल लगा रहे हैं, जो सोनिया गांधी को जब ईडी में पेशी के लिए बुलाया जाता है तब ये आरोप लगते हैं, जब राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश होना पड़ता है तब ये आरोप नया हो जाता है, आज जब संजय राउत के यहाँ ईडी पहुंची हुई है, तलाशी ले रही है, तब ये सवाल जिंदा हो जाता है कि क्या ईडी का इस्तेमाल सरकार, सत्ताधारी पार्टी अपने विरोधियों को दबाने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए, जनता के बीच में उनकी छवि को खराब करने के लिए कर रही है। इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। विपक्ष की ओर से जो तर्क दिए जा रहे हैं इस वक्त ईडी के खिलाफ में, वो तर्क इसलिए सही माने जा रहे हैं क्योंकि जो ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड है, ईडी के काम करने का जो तरीका है, ईडी ने जो मामले दर्ज किए हैं और ईडी ने जिन लोगों को तमाम सुनवाई के बाद, जांच पड़ताल के बाद उनको सजा दे पाई है, उसमें जो आंकड़े सामने हैं वो इस बात की गवाही देते हैं, बल्कि ये बात चीख चीख कर बताती है कि ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, ये विपक्ष आंकड़े नहीं दे रहा, ये आंकड़े सरकार की ओर से ही आए हैं। संसद में एक सवाल के जवाब में जो आंकड़े पेश किए गए हैं, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। बात ज़्यादा पुरानी नहीं है। संसद के इसी सत्र में एक सवाल पूछा गया और उस सवाल के जवाब में जो आंकड़े पेश किए गए सरकार की ओर से, वो आंकड़े बताते हैं कि पिछले 17 सालों में ईडी ने 5400 मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस दर्ज किए, लेकिन सजा केवल 23 लोगों को हो पाई। अगर ये आंकड़ा है तो जाहिर है कि ईडी के मामले दर्ज करने और तमाम तफ्तीश के बाद, तमाम तरह की तफ्तीश के बाद जो सजा का स्तर है, जो सजा जिन लोगों को दिला पा रही है ईडी, उसमें भारी अंतर है। और भारी अंतर क्यों है? क्योंकि
ईडी सुस्ती से काम करती है। आज जो मामला संजय राउत के मामले में जिसकी तफ्तीश चल रही है, ये मामला भी कोई नया नहीं है और ये मामला भी तब का है जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जब ठीक ठाक चल रहा होता है तब इस तरह के मामले सामने नहीं आते हैं, तब इस तरह के मामले ईडी की पड़ताल का विषय नहीं होते हैं। लेकिन जब सत्ता से किसी दल का रिलेशन खराब होता है, जब किसी दल के रिश्ते टूटते हैं, तो ऐसे मामले ईडी जांच शुरू हो जाती है और इसीलिए आरोप लगते हैं कि ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। बहरहाल ये जो आंकड़े हैं, जो 17 साल के आंकड़े हैं, उसके कुछ और दिलचस्प नमूने मैं आपको बताता हूं। जो जानकारी दी गई 5422 केसेस के बारे में, यानी जो संसद के भीतर में जो इस सवाल के जवाब में जो बताया गया, मंत्री ने जो बताया, वित्त राज्य मंत्री ने इस सवाल का जवाब दिया है और वित्त राज्य मंत्री ने जो बताया सदन के पटल पर, वो ये कहता है कि 31 मार्च 2022 तक पीएमएलए के तहत जो प्रोसीडिंग शुरू की गई, क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू की गई, उसमें जो मनी इन्वॉल्व था 1,04,702 करोड़ का मामला था। जबकि इस पूरे मामले में प्रोसिक्यूशन जो हुआ उसमें 992 केसेस का प्रोसिक्यूशन शुरू हुआ और आखिर में 8,069 करोड़ 31 लाख रुपए जब्त किए गए और 23 लोगों को सजा मिली। अभी अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से कोलकाता में एक ममता सरकार में मंत्री के घर से और उनके एक जानने वाले के घर से जिस तरह से कितनी भारी राशि की बरामदगी हुई है, ये सब दिखाई दिया है, पूरा देश ने देखा है। तो ये जो बरामदगी हो रही है, कहीं न कहीं गड़बड़ियां तो हैं। हमारे जो नेता हैं अचानक वो धन कुबेर बन जा रहे हैं, उनके पास पैसे आ रहे हैं, अकुत संपत्ति, वो गड़बड़ तो कर रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन दूसरी सच्चाई जो सामने आ रही है वो ये कि उनकी ये सच्चाई तब सामने आ रही है, तब खुल रही है, तब उसकी पोल खोली जा रही है जब वो सत्ता के खिलाफ जा रहे हैं। जब तक सत्ता से उनका तालमेल ठीक है तब तक तो ठीक है और ये लगभग सभी मामलों में ये एक साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। हमारे आपके टैक्स के पैसे का किस तरह से राजनेता दुरुपयोग करते हुए अपना खजाना भर रहे हैं और वो तब तक भर रहे हैं जब तक सत्ता के साथ उनका तालमेल है। लेकिन जैसे ही सत्ता से उनका तालमेल टूटता है, ये चीजें सामने आती हैं और हमारे सामने एक ऐसा नैतिक प्रश्न खड़ा किया जाता है, एक ऐसा सवाल खड़ा किया जाता है जैसे सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो सब तो पाक साफ है, लेकिन जो विपक्ष में है वो सब के सब भ्रष्ट हैं, नकारा हैं और जनता का पैसा लूटने वाले लोग हैं। ये है सच्चाई और ये है असली कहानी। अगर आप इस सच्चाई को जानना चाहते हैं तो वीडियो में सब कुछ बताना संभव नहीं है। आप अगर इसको डिस्क्रिप्शन में देखना चाहेंगे, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। मैं वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे डिटेल्स शामिल करता हूं और इस वीडियो में भी आपको ये डिटेल्स दिखाई देगा। आप इस डिटेल्स को देखिए, समझिए और इन राजनेताओं के चरित्र को समझिए। सत्ता के लिए, सत्ता पर बने रहने के लिए किस तरह के चाल चले जाते हैं, सिंपली सियासत इसका खुलासा करना चाहता था। सिंपली सियासत में आपको इसके बारे में बताना चाहता था और हमारा ये कार्यक्रम सीधे सीधे राजनेताओं की कलई खोलता है, राजनेताओं के बारे में आपको बताता है, राजनेताओं के चरित्र को उजागर करता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे न केवल पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, बल्कि मैं आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, ताकि देश में इस वक्त जो चल रहा है, जिस तरह की राजनीति चल रही है, उसको समझ सकेंगे। इन राजनेताओं के चेहरे को समझना, जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोकतंत्र ये नेता जिंदा नहीं रखेंगे। हम आज़ादी के 75वें साल में प्रवेश कर गए हैं और अब हम 75वीं साल गिरह मनाने जा रहे हैं। 15 अगस्त को जो झंडा फहराया जाएगा वो खास होगा, ये खास मौका होगा। हम आज़ादी के 75 साल पूरे कर चुके होंगे और
एक नए भारत के निर्माण की ओर बढ़ना है, लेकिन इससे पहले हम और आप सभी को मिलकर इस राष्ट्र के चरित्र को समझना पड़ेगा, इन राजनेताओं के चरित्र को समझना पड़ेगा जो सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आपने इस कार्यक्रम को आखिर तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह की विमर्श के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।